अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन में हमारा साथ देगी बाहा इकबाल। सबसे पहले आपको बताएं कि ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस की पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद हुआ। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पार्लियामेंट के अरकान और जजेस समेत अहम ओहदों पर फाइज गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के 26वें चीफ जस्टिस बन गए। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी काबीना और पार्लियामेंट अरकान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस समेत अहम शख्सियात हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर जस्टिस नारायण फर्दी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर और गैर मुल्की अदालती सरबराहान ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सबसे ज़्यादा फैसले तहरीर करने में शोहरत रखते हैं। फैसले महफूज करने की बजाय फैसला सुनाने को तरजीह देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के तारीख साज फैसलों का हिस्सा रहे। वक्त के 2 वज़राए आज़म को नाअहल करार दिया। नए अदालती सरबराह के शानदार करियर पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा सबसे ज्यादा फैसले तहरीर करने में शोहरत रखते हैं। वो फैसले महफूज करने के बजाय फैसला सुनाते हैं। 2014 से 2018 तक 10,000 फौजदारी मुकदमात निपटाकर रिकॉर्ड कायम किया। 18 साल के दौरान 50,000 से जायद मुकदमात का फैसला किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा स्कैंडल और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले सुनाने वाले बेंच का हिस्सा रहे। दोनों फैसलों में वक्त के वज़राए आज़म को नाअहल करार देकर अपना ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ के लिए उनके गॉडफादर सिसिलियन माफिया के रिमार्क्स के चर्चे जबान ज़द आम हुए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 2007 में PCO के तहत हल्फ न उठाने वालों में शामिल हैं। वो 21वीं आईनी तरमीम और फौजी अदालतों को दुरुस्त करार देने वाले अदालती बेंच का भी हिस्सा थे। 4 किताबों के मुसन्निफ भी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 11 माह 2 दिन तक मुंसिफ आला के मनसब पर रहेंगे और 20 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया, जिसके बाद नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्हें पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा आज 3 फौजदारी मुकदमा की समाअत करेंगे। इसी पर बात करेंगे। हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, 26वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा जब हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पुलिस की जानिब से उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। इस वक्त वो कोर्ट नंबर 1 में पहुंच गए हैं। उनके साथ मैं बताता चलूं कि उनके साथ गैर मुल्की जजेस भी मौजूद है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा 3 फौजदारी केसेस की समाअत करेंगे। हल्फ उठाने के बाद गार्ड ऑफ ऑनर उनको पेश किया गया और 3 मुकदमात फौजी मुकदमात की समाअत आज होगी। जी, 3 फौजी मुकदमात की समाअत भी आज होगी। हनीफ अब्बासी ने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने बैंक लेन देन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का इंदिया दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कराची के ऐवान तिजारत के वक्त को यकीन दहानी करवा दी। टैक्स रिटर्न फाइलर्स के बैंक लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि वफाकी हुकूमत ने बैंक ट्रांजेक्शन पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का इंदिया दिया है। वज़ीर ममलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर ने कराची के ऐवान तिजारत के वफ्द को इस सिलसिले में यकीन दहानी करवाई है। टैक्स रिटर्न फाइलर्स के बैंक लेन देन पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या इतलात हैं?
जी देखिए, पाकिस्तान में जो बैंकों के से लेन देन था उस पर जो नॉन फाइलर्स थे उनके लिए ट्रांजैक्शन पर जो है टैक्स आयद था और फाइलर्स के लिए भी आयद था। अब हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है और इस बात के हवाले से कराची ऐवान तिजारत सनत को यकीन दहानी करवाई है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके ऊपर से ये टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इस टैक्स के आयद होने के बाद जो है बहुत ज्यादा जो था पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर मुतासर हुआ था और कारोबारी तबका भी मुतासर हुआ था। बैंकों के खातों में बेपनाह कमी हुई थी और तकरीबन 2% इसके बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफे के बजाय कमी देखी गई थी और स्टेट बैंक ने भी इस बात की तजवीज दी थी कि इस टैक्स को खत्म किया जाए। तो अब जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर से टैक्स खत्म कर दिया गया है, मगर जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उन्हें ताहाल जो है 4% टैक्स देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा कामरान, अपडेट कर रहे थे। न्यू न्यूज़ एक मरतबा फिर बन गया पाकिस्तानियों की आवाज़। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल की पर्ची फीस में इजाफा वापस ले लिया गया। ओपीडी और इमरजेंसी पर्ची की पुरानी कीमत 20 रुपये बहाल कर दी गई है। 15 जनवरी को अस्पताल इंतजामिया ने पर्ची फीस की कीमत में 10 रुपये का इजाफा किया। न्यू न्यूज़ ने आवाज़ उठाई, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी पर्ची फीस में इजाफे का नोटिस दिया और अस्पताल इंतजामिया को पर्ची फीस में इजाफा वापस लेने का हुक्म दिया। मज़ीद जानेंगे एलआरएच में मौजूद हमारी नुमाइंदा नायाब रिजवान से। नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुछ रोज़ कबल लेडी रीडिंग हस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एलामिया जारी किया था कि इमरजेंसी और ओपीडी की पर्चियाँ जो है वो 3 मरहलों में उनमें 10-10 रुपये का इजाफा करके 50 रुपये तक लिया जाएगा, जिस पर हाई कोर्ट में भी एक्शन लिया है हाई कोर्ट ने और कहा है हस्पताल इंतज़ामिया को कि पर्ची जो है 20 रुपये की पर्ची 20 रुपये पर ही मिलेगी, जिसकी वजह से शहरियों को भी, मरीज़ों को स्पेशली काफ़ी मुश्किलात का सामना था क्योंकि वो आते थे और एलामिया जारी किया गया था और 20 रुपये की जगह 30 रुपये ले रहे थे। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ एक मरीज़ मौजूद है जो जिन्होंने पर्ची ली है, उनसे उस हवाले से बात करते हैं। ये पर्ची मुझे 20 रुपीज़ की मिली है। एलामिया जारी हुआ था कि ये पर्ची जो है ना टाइम यानी कि इसमें 10-10 रुपये का इजाफा करेंगे। आज से 3 दिन पहले हमें पता चला है कि इसमें 10-10 रुपीज़ का जो है ना वो हुआ है, इजाफा हुआ है। तो आज आए हूँ हम एलआरएच के इंतज़ामिया और हाई कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये पर्ची 50 रुपीज़ से 20 रुपीज़ पे फिर से ले आए हैं। यहाँ मरीज़ आते थे, स्पेशली जो गरीब किस्म के नॉर्मल तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मरीज़ यहाँ पर आते थे, लोग आते थे जिन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना था क्योंकि पर्ची जो थी पहले 20 रुपये से होते हुए 3 मरहलों में 50 रुपये तक इनमें इजाफा जो किया गया था वो उन्होंने दोबारा वापस ले लिया है। जी, गैर सरकारी तंजीम की जानिब से पेशावर में होने वाली पहली खवातीन साइकिल रैली मुलतवी कर दी गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तंजीम के मुताबिक रैली का मकसद अमन का फ़रोग और खवातीन के लिए मस्बत सरगर्मियाँ फराहम करना था। JUIFA और मुत्तहिदा मजलिस से उलमा ने रैली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था। मसीह जाने के अपने नुमाइंदे अब्दुल कयूब आफरीदी से। अब्दुल कयूब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जमात जवंदून नामी गैर सरकारी तंजीम ने इस रैली का इनेकाद का ऐलान किया था 19 जनवरी को, जिस पर जमीयतुल उलमा इस्लाम फे ग्रुप के जो वो कारकुन और अहदेदार है उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कल जो है 9 बजे हैदराबाद चौक में जो है मुजाहरा का ऐलान किया था, जिसके बाद जो गैर सरकारी तंजीम है उसकी जानिब से एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की और न्यू न्यूज़ के साथ जो तंजीम है उसके सरबराह ने बातचीत की और उनका कहना है कि उन्होंने वो किसी की ज़िंदगियों को रिस्क में नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि उन्होंने मुलतवी कर दिया है इस खवातीन मुलतवी कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूब आफरीदी आपका। और अब आपको बताएं कि नकल बजाई का असल बेचने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में आ गए। दूध की बजाय पाउडर से बने 16 खोया प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में खोया प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग हुई। 280 प्रोडक्शन यूनिट्स का तफसीली मुआयना किया। नाकिस इंतजामात पर 16 यूनिट सील और 44 को जुर्माने किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी एक बार फिर से हरकत में आ गई है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई हुई है। नकल बजाई का असल बेचने वालों के खिलाफ दूध की बजाय पाउडर से बने 16 खोया प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में खोया प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग हुई, जबकि 280 प्रोडक्शन यूनिट्स का तफसीली मुआयना किया गया। नाकिस इंतजामात पर 16 यूनिट्स सील कर दिए गए, जबकि 44 को जुर्माने आयद कर दिए गए हैं।
कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा होने के बाद दोबारा शुरू हो गया। गुज़श्ता 5 सालों में चीन को बरामद किए जाने वाले इंसानी बालों की तफसीलात कौमी असम्बली के इजलास में पेश की गई। वक्फा सवालात के दौरान वजारत तिजारत ने बताया कि पाकिस्तान ने 5 साल में $16 लाख के बाल बैरून मुल्क बरामद किए। चीन को 5 सालों में $1,32,000 मालियत के इंसानी बाल बरामद किए गए। पाकिस्तान ने चीन के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरिया, अमरीका, हांगकॉन्ग समेत दीगर ममालिक को भी बाल बरामद किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जा रही कि यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा होने के बाद दोबारा शुरू हुआ है। गुज़श्ता 5 सालों में चीन को बरामद किए जाने वाले इंसानी बालों की तफसीलात कौमी असम्बली के इजलास में पेश की गई। वक्फा सवालात के दौरान वजारत तिजारत ने बताया कि पाकिस्तान ने 5 सालों में $16 लाख के बाल बैरून मुल्क बरामद किए। चीन को 5 सालों में $1,32,000 मालियत के इंसानी बाल बरामद किए गए। पाकिस्तान ने चीन के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरिया, अमरीका, हांगकॉन्ग समेत दीगर ममालिक को भी बाल बरामद किए। मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, जो कि कोरम पूरा होने के बाद दोबारा शुरू हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह के नाम ECL से निकालने के फैसले को खुशाइंद करार दिया है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत को देर से ख्याल आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने ताहाल इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर्स की तकर्री पर मुशावरत नहीं की। क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर शहबाज शरीफ जवाब दिए बगैर चले गए। ये सब कल हुकूमत ने बिलाखिर वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम निकाल दिया ECL से, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हुकूमत को ख्याल आया कि अदालत हुकूमत फैसलों का एहतमाम भी एक मामला है, उसको नजरअंदाज करने के तौर पर हुकूमत 5 जरदारी साहब कहते हैं हुकूमत जो है वो 5 साल पूरी नहीं करेगी। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का इजलास आज बिलावल हाउस में होगा। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी करेंगे। इजलास में आपको बताएं कि इजलास में जो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी वो हम जानेंगे राजा कामरान से। राजा कामरान, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात इस अहम इजलास में शिरकत करेंगी और कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आला सतही इजलास जो है आज तलब किया गया है। इस इजलास की जो अहम नुकता है कि कल जो अदालत के 2 फैसले आए हैं। एक फैसला जिसमें जो GIT के मामला थे और उस हवाले से जो नाम निकाले गए हैं इस के बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के उनके उस हवाले से डिस्कशन है। जबकि जो अदालत ने फैसला दिया है कि जो अस्पताल हैं जो वफाक से सूबों को मुंतकिल हुए थे वो दोबारा 18वीं तरमीम के में उनको दोबारा जो है मुंतकिल कर दिया जाए वफाक को। इस हवाले से जो फैसला आया है उस पर भी जो है जायजा लिया जाएगा और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये समझ रही है कि ये 18वीं तरमीम के खिलाफ एक साजिश है और इसकी जो है जायजा पटिशन के दाखिल करने के हवाले से भी और दीगर जो सियासी अमूर हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। दीगर सियासी अमूर पर भी बातचीत की गई कि राजा कराम ने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ने हैदराबाद में सियासी पावर शो के लिए पंडाल सजा लिया। लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में जलसे के लिए 5 फीट ऊंचा, 60 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है। जलसागाह में 8000 से ज़्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि जगह जगह पैनाफ्लेक्सेस और पार्टी पर चंदी आवेजा किए गए हैं। मज़ीद बात करेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। नासिर शेख, बताइएगा तैयारियों के बारे में। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज लियाकत कॉलोनी ग्राउंड के अंदर एक बड़ा पावर शो करने जा रही है और इस जलसे के हवाले से जो है वो तैयारियों का काम ज़ोरों शोर से जारी है। एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, हज़ारों की तादाद में कुर्सियां लगाई गई हैं। हमारे साथ यहाँ के MPA हैं, उनसे मालूम करते हैं कि इंतज़ामात किस हद तक मुकम्मल हुए हैं। जी बताइएगा। इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और इंशाअल्लाह शाम में आवाम का एक भरपूर रेला और इधर समंदर की माने आवाम आएगी जो हक परस्त की है। ये हैदराबाद कल भी MQM का था और आज भी MQM पाकिस्तान का है और जिस तरीके से हमारे कायदीन यहाँ पर खिताब करेंगे और हैदराबाद को जो अपने बाप की जागीर या अपना गड़ा बना के बैठे इंशाल्लाह ये बता दिया जाएगा आज के जलसे में। ये हैदराबाद कल भी MQM पाकिस्तान का था और
आगे भी। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो है MQM के मरकज़ी कायदीन जिनमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कंवर नवेद जमील, आमिर खान और दीगर की आमद मुतवक्का है, वो एक पॉलिसी बयान भी देंगे और मसाइल भी बयान करेंगे। जी, कौमी असम्बली इजलास में पार्लिमानी एथिक्स कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। मुल्की पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट लीडर्स की एथिक्स कमेटी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। एथिक्स कमेटी पार्लिमानी लीडर्स पर मुश्तमिल होगी, जिसका मकसद ऐवान में गैर पार्लिमानी हरकत रोकना है। कमेटी स्पीकर की सरबराही में बनेगी और 7 नुकाती PORs के तहत काम करेगी। कमेटी अमूमी मीडिया रिपोर्ट्स पर अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि कमेटी अदालत में ज़ेर समात मामलात को भी ज़ेर गौर नहीं लाएगी। कमेटी ऐवान के अंदर और बाहर अराकीन के गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी रवैये के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। कमेटी के क़याम के लिए असम्बली के कायदा 244 में तरमीम पेश की गई है। जस्टिस अतर बिरला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अफसरान समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक कुछ मुलाजमीन की डिग्रियों पर शक की बुनियाद पर हुक्म जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुलाजमीन को हिदायत की गई है कि 10 रोज़ के अंदर मुलाजमीन अपनी असल असनाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुलाजमीन को रजिस्ट्रार की जानिब से यह हिदायत की गई है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर अपनी असल डिग्रियाँ जमा करवाएं ताकि उनकी तस्दीक की जा सके। उधर लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग बन गया। कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर अहाता अदालत मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। कमरे अदालत से निकलते ही मुद्दई पार्टी ने मुखालिफ पार्टी पर हमला कर दिया। मुखालफी का एक दूसरे पर तशद्दुद, लातों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। हाई कोर्ट पुलिस बीच बचाव में नाकाम रही। ये मनासिर भी आप इस लड़ाई झगड़े के अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग में तब्दील हो गया। लाहौर हाई कोर्ट का अहाता कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर अहाता अदालत मैदान जंग बन गया। कमरा अदालत से निकलते ही मुद्दई पार्टी ने मुखालिफ पार्टी पर हमला कर दिया। मुखालफी का एक दूसरे पर तशद्दुद, लातों और घूसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि हाई कोर्ट पुलिस भी बीच बचाव करवाने में नाकाम रही। लाहौर हाई कोर्ट मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। कत्ल के मुकदमे में जमानत मंजूर होने पर यह लड़ाई हुई। कमरा अदालत से निकलते ही मुद्दई पार्टी ने मुखालिफ पार्टी पर हमला कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुख्तार सरवर से। मुख्तार, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुताहिर अकबर नकवी के रूबरू शहरयार की दाद जमानत पेश की गई थी, तो अदालत ने मुल्जिम की दाद जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद मुखालिफ पार्टी और मुद्दई पार्टी कमरा अदालत के बाहर आपस में उलझ पड़ी और एक दूसरे के ऊपर लातों घूसों का जो आज़ादाना इस्तेमाल किया। तो लाहौर हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद थी वो भी बीच बचाव कराने में नाकाम रही। ये मुल्जिम जब वो शेखुपुरा का रहायशी था जो जमानत के असूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा था, तो एक तो अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की, तो उसके बाद जो मुद्दई पार्टी थी उसने कमरा अदालत के बाहर अपनी अदालत लगा ली और एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तो लाहौर हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसमें मजीद जो है नफरी मंगवाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार सरवर आपका। पंजाब असेंबली के बाहर नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान मीडिया से बात कर रहे हैं। कभी बात दोस्त ममालिक से कर्जे लेने के बाद एक सस्टेनेबल उस मैनर के साथ जहाँ पर कोई कैड के इश्यूज़ को रिजॉल्व करके चला जा सकता हो। एक तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, एक तरफ वज़ीर ख़जाना हैं। इमरान खान किसकी बात सुनते हैं, किसकी मानते हैं, ये समझ नहीं आ रही। दो वज़ीर हैं जो सिर्फ इस काम के लिए रखे हुए हैं कि लोगों को एम्बेरस करें। एक साहब जो हैं वो आपके सामने ही है पंजाब में, जिनके खिलाफ आपने देखा जो कुछ भी पीछे हुआ। अब इतनी पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट्स होने के बाद तो बंदा बात दूसरी करता भी नहीं है। मिनी बजट आ रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या तोहफे मिलेंगे और क्या हुकूमत करना क्या चाह रही है गरीब आवाम के साथ? देखिए, अभी तक जो जिस दिन से ये हुकूमत बनी है इनका मौक़िफ़ यही रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा कि हमने जितनी भी मुश्किल है इनहेरिट की है, जितनी डेट पोजीशन है इनहेरिट की है। जब डेट एक्सप्लेन करते हैं ग्रोथ को नेगलेक्ट करके बात करते हैं। क्या ग्रोथ की जो परसेंटेज थी इससे पहले कभी तारीख में हमने हासिल की?
का जब ये डेट की बात करते हैं तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है 22 मरतबा IMF के पास जा चुकी, 18 पैकेजेस हम अवेल कर चुके, जिसको गोल्डन इरा कंसिडर करते हैं जब तरबेला मंगला बने, अयूब खान साहब का टाइम जो आज की हुकूमत ये बार बार जिक्र करती है कि उस टाइम पर भी हमने IMF से बेल आउट्स लिए, जो हमने डैम्स बनाए उसके बाद उनकी रीपेमेंट्स के लिए हमने बेल आउट्स लिए। लोन्स लेना और लोन्स की उस अमाउंट की बुनियाद पे अपनी पूरी गवर्नेंस की नालायकी को उसके पीछे छुपाना, इस मंतक की समझ नहीं आई। आज इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्कुल शेकन है, आज हमारी बिजनेस कम्युनिटी शेकन है, आज हमारे जो ताजर हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज उनका जो एतमाद है हुकूमत के ऊपर, आप देखें ना कि वी हैव सीन दैट, आपके और मेरे सामने है। कभी आज तक अनप्रेसिडेंटेड है कि हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में कभी इन्वेस्टर्स को एतमाद देने की। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे हैं। हल्फ उठाने के बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद मुनशियात बरामदगी का पहला मुकदमा सुना। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार पर मुनशियात बरामदगी का इल्ज़ाम है, आप जो दलाइल दे रहे उनसे तो हमारे मेहमान भी मुत्तफिक नहीं होंगे। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बताइएगा समाअत के बारे में। जहांज़ेब अब्बासी से अब राब्ता कायम करेंगे। नए चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आज अपना पहला मुकदमा सुना बतौर चीफ जस्टिस। मकामी ताजिर के बेटे के मुबैना अगवा और बाजियाबी का मामला, वाक़े की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ताजिर के बेटे इमरान से सामान ले रहे हैं। फुटेज में पुलिस मोबाइल के पहुंचने और मुल्ज़िमान को कार में भागते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस मोबाइल के एहलकार इमरान को महफूज करते हुए गाड़ी से उतारते हुए भी देखा जा सकता है। इस हवाले से हम मज़ीद भी तफसीलात हासिल करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। कराची में मकामी ताजिर के बेटे के मुबैना अगवा और बाजियाबी का ये मामला था। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। रजब, आगाह कीजिएगा। जी, मुबैना अगवा और बाजियाबी के हवाले से जो CCTV फुटेज सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि जो मुबैना तौर पर मुलवी है इमरान, वो अपनी गाड़ी में मौजूद था और मुसल्लह अफराद जो है उससे कुछ सामान ले रहे थे। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जिसे देखकर मुल्जिमान फरार होते हुए भी देखे जा सकते हैं। मुल्जिमान सफ़ेद रंग की कार में सवार थे, जबकि पुलिस ने आके जो है इमरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उसको गाड़ी से बाहर निकाला। वाक़या पूछने के बाद ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस ने मुल्जिमान की ताक़ुब की भी कोशिश की है। ताहम ये वाक़या जो है इस वक्त जो है वो मशकूक है और SP मशकूक है। बहुत बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार सेक्टर में फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। उधर कायदाबाद पुल के करीब फायरिंग से मजहबी जमात के 3 कारकुनान समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब CTD ने नबी बख्श की हुदूद में कार्रवाई के दौरान MQM लंदन का टारगेट किलर हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन पाकिस्तान बाजार में मुसल्लह मुल्जिमान पहाड़ी पर कायम कमरे में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। नतीजे में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शिनाख्त इम्तियाज, अदनान और नदीम के नाम से हुई। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। ऊपर जो इन्होंने पहाड़ पे कमरा बनाया हुआ, ये बैठक का, और ये मोहल्ले के जितने भी लड़के थे यहाँ आके बैठक करते थे। और जो 2 लड़के और मजीद जिसमें जो फौत हुए हैं वो दोनों भाई हैं, इम्तियाज़ और राजू, और वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP वेस्ट से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब अलासिफ स्क्वायर और कायदाबाद पुल के करीब फायरिंग से मजहबी जमात के 3 कारकुनान समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। उधर CTD की नबी बख्श की हुदूद कैफरी सिनेमा के करीब कार्रवाई हुई। MQM लंदन का टारगेट किलर गयास गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से असलहा, गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए ताउन किया है और OLX। बेच दे।
नई सियासी सूरत हाल में चाल कैसे चले, मुकदमात का सामना किस तरह करें, मुफाहमत के बादशाह आज कराची में जियालों के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। कप्तान के खिलाड़ियों की खैबर पख्तूनख्वा में सब अच्छा की रट बेनकाब। पेशावर समेत सूबे भर में 114 स्कूल गैर फाल होने का इंकशाफ। सूबाई महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई तीनों एडिशंस में भारी वाली खसारा उठाने का मामला। PSL फ्रेंचाइजीज का आज आला हुकूमती शख्सियात को अपनी फरियाद सुनाए जाने का इम्कान। नुकसान खत्म होने तक टैक्स में छूट दी जाए, फ्रेंचाइज मालिकान का मुतालबा। वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत पाकिस्तान का नौजवानों से मुतालिक अहम इक़दाम। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नौजवानों से मुतालिक कौमी सर्वे करवाने का फैसला किया गया। पहली बार मुल्क भर के नौजवानों से मुतालिक डाटाबेस इकट्ठा किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, बताइएगा क्या मनसूबा है ये? जी बिल्कुल, वैसे ये फैसला किया गया है कि उस्मान डार जो वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी हैं, उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें जो है अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान में आला हुकाम और महकमा शुमारियात के अफसरान ने शिरकत की और नेशनल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से एक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार नौजवानों से मुतालिक जो है वो सर्वे करवाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि तालीम, सेहत या रोजगार नौजवान अपनी तरजीहात का तयन खुद करेंगे। तो इस हवाले से एक मंसूबे का आगाज कर दिया गया है और मंसूबे का नाम रखा गया है कामयाब नौजवान, जिसकी उस्मान डार ने जो है वो मंजूरी भी दे दी है और पहली बार जो है मुल्क भर के नौजवानों से मुतालिक जो इकट्ठा किया जाएगा और इसके लिए महकमा शुमारियात की खिदमात दे ली गई हैं और मुल्क के हर जिला और तहसील सतह पर सर्वे किया जाएगा, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि किस सूबे में नौजवानों को कौन से मसाइल हैं और नौजवानों की तरजीहात क्या है। उसके बाद जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आएगी तो नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो ताबन शुरू किया जा रहा है और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। तो तकरीबन ये सर्वे किया जाएगा और 3 से 4 माह सर्वे का लगेगा। उसके बाद तरजीहात देखकर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है वो इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद आपका। कौमी असम्बली ने बलूचिस्तान के कहतज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने पेश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि यह मामला इंतहाई अहमियत का हामिल है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली शेर से। अली शेर, बताइएगा इस करारदाद के मंदरजात। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने अभी एक करारदाद मंजूर की है और ये करारदाद बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ कहतज़दा इलाके हैं जहाँ पे खासतौर पे पानी ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे चला गया है और वहाँ पे बाज़ इलाकों में जो है वो जानवर जो है वो प्यास से मर रहे हैं, इसकी निशानदेही जो है वो गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ अरकान की तरफ से की गई थी। आलिया कामरान जो JUI की MNA हैं उनकी तरफ, बलूचिस्तान के बहुत से अरकान की तरफ से, खालिद मक्सी की तरफ से, तो आज उस पे जो है वो करारदाद मंजूर की गई है और करारदाद में पूरे ऐवान की तरफ से कहा गया है कि जो जो बलूचिस्तान के इलाके हैं उन पे एक सर्वे किया जाए और उसमें जो जो इलाके इसमें आते हैं उनमें हुकूमत को डायरेक्ट किया गया है कि वो उन इलाकों को आफतज़दा करार दे और उनके लिए हंगामी इक़दाम किए जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली शेर अपडेट करने का। और अब बात करेंगे तजावुज़ात और उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में इंसदाद तजावुज़ात सेल की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हिल पार्क के अतराफ कायम तजावुज़ात मिसमार की जा रही हैं। कार्रवाई के दौरान मुतादिद होटल्स मिसमार कर दिए गए। इसी हवाले से बात करेंगे इशरत खान से। इशरत, बताइएगा बाकी कौन से टारगेटेड जगहें रह गई हैं जिनकी अभी मिसमारी बाकी है? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं कराची में हिल पार्क में मौजूद हूँ जहाँ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। ये ऑपरेशन पूरे कराची में डेली की बुनियाद पे किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद से इस वक्त जो हिल पार्क में ऑपरेशन किया जा रहा है तजावुज़ात के खिलाफ, उसमें तकरीबन 10 के करीब जो गैर कानूनी रेस्टोरेंट हैं, जबकि 2 शादी हॉल्स भी हैं, उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि सुनने में यही आया है कि 2 से 3 घंटे में ये जो ऑपरेशन है मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ जो
एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, बशीर सिद्दीकी साहब। इनसे तफसीलात हम जानते हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं, मेरे बैक साइड पे देखेंगे मशीनरी चल रही है। हिल पार्क है, 62 एकड़ के रकबे पर मौजूद है। इस 62 एकड़ के रकबे पर तकरीबन 10 बड़े बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं और 2 शादी लॉन बने हुए थे, और जो कि शादी लॉन क्रॉस कर जाते थे, यहाँ पर जितने भी पार्क था उसके ऊपर ये बाकायदा टेंट लगवा लेते थे। तो यहाँ पर इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल क्लियर ऑर्डर है कि किसी भी पार्क में, एमिनिटी प्लॉट के ऊपर या नाले पे या फुटपाथ पे किसी किस्म की भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ये 2 घंटे के अंदर अंदर यहाँ बिल्कुल जो गैर कानूनी तामीरात है वो खत्म कर दी जाएगी और आवाम के लिए बिल्कुल खुला हो जाएगा। आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि बशीर सिद्दीकी का साथ ये भी कहना था कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से हम डेली की बुनियाद पर कराची के मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जी, कराची की मारूफ तरीन एम्प्रेस मार्केट में कायम सैकड़ों दुकानें तो एक ही झटके में गिरा दी गईं, लेकिन मुतासरीन अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी को मलबे का ढेर होने पर अभी तक गम की तस्वीर बने बैठे हैं। उदासी और गुजरे सुनहरी पलों की दास्तान सुना रही हैं इशरत खान। हमारी तो साथ ये यूँ समझे कि 50 साल की यादें वाबस्ता है। ये सारी यादें हमारी मट्टी का ढेर बन गई। मलबे के ढेर पर बैठे बुजुर्ग इब्राहिम मेमन अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे मुतासरीन हैं जो कई दहाइयों से जमे अपने कारोबार को लम्हों में मिट्टी का ढेर होने पर इंतहाई दिल गिरफ्ता हैं। हमने अपनी औलादों की तरह इसकी परवरिश की, इसको तरक्की करी, इसके लिए दिन रात मेहनत करी, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, हम यहीं बैठे रहते थे इसी की तरक्की के लिए। तो ये तो हमारी औलाद थी जो हमें रोज़गार, रोज़ी देती थी, रोटी देती थी, इसी तो औलाद की तरह थी, तो हमने तो उसको औलाद की तरह ही चाहा था। आज ये मट्टी का ढेर हो गई। बुजुर्ग इब्राहिम मेमन की परेशानी तो उनके माथे पर आया है, लेकिन वो अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात से तो उम्मीद है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, इसी पे जिंदा है, वरना इन हुक्मरानों से तो हमें कोई तवक्को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी करते हुए इंतजामिया ने इन दुकानदारों की दुकानें तो मस्मार कर दी, लेकिन इनके कारोबार की जल्द बहाली की मुनासिब मंसूबाबंदी नहीं की गई। जिंदगी के खूबसूरत पल तो गुजर गए, रह गई तो सिर्फ यादें। जिंदगी के इस कठिन दौर में भी इब्राहिम मेमन ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। कहते हैं अच्छे दिन फिर लौट कर आएंगे। कैमरामैन मोयुद्दीन के साथ इशरत खान, न्यूज़ कराची। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। भारतीय फौज ने एक बार फिर सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए खुई रट्टा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। पाक फौज ने भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, दुश्मन की चौकियां उड़ा दी। धर्म भारत बाज न आया। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फोर्सेस के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन के खोई रट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की और शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से मोहम्मद मुश्ताक नामी शहरी जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पाक फौज ने भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में दुश्मनों के मोर्चों को निशाना बनाया। पाक फौज के मौसर जवाब के बाद दुश्मन की गनी खामोश। इस कौमी असम्बली में कायदे इस पर इख्तलाफ शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और मंसूबे के साथ जो उसी फाइनेंशियल ईयर में वो मार्ज वजूद में आया हो, तो आप उसकी कीमतों से एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर कर लें। फिर अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप दुनिया में आप पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे इस सिंगल बिड के इस मंसूबे की। अगर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन 100 रुपए की अगर कीमत है सिंगल बिड की, तो पता करवाएं कि ऐसा मंसूबा 100 में मिलेगा, दुनिया में 90 रुपये में मिलेगा, 150 में मिलेगा। कोई इन्होंने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की। तो फिर पेपरा रूल कहता है कि प्रेफर्ड ऑप्शन इज टू गो फॉर रीबिडिंग। और सबसे बढ़ के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि ये ह्यूजली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बड़ा शार्प, कि सिटिंग एक मुशीर हैं रज़ाक दाऊद साहब, मेरी उनकी ज़ात से
کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے میرے وہ، بلکہ وہ مہربان ہیں، لیکن یہ بات ذاتیات کی نہیں، انڈیویجولز کی نہیں، یہ پاکستان کے عوام کا 309 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، کہ جو لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے، یہ مانگے تانگے کا پیسہ، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے وہ جاننا کہ بھئی یہ کس طرح یہ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور پیپرا رولز کی اگر بات کی جائے تو میں ایک نہیں آپ کی خدمت میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے، ہم نے پنجاب میں پیپرا رولز کہتا ہے کہ جو لوسٹ بڈر ہے، اگر اس نے ٹینڈر کی تمام جو شرائط مکمل کی ہیں، تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں پوری کی ہیں، تو پھر دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ، شیل کا لفظ ہے، نہ مے ہے نہ ول ہے، شیل بی ایوارڈڈ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر آپ لوس بڈر سے آپ مزید نیگوشیٹ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ایک نہیں درجنوں میں آپ کو گنا سکتا ہوں منصوبے، بڑے بڑے اورنگ لائن سے لے کے، اور بے شمار لاہور کا جو سیف سٹی ہے، رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، یہ لا منسٹر تھے، اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے لوس بڈر سے ہم نے اربوں روپے کم کروائے، حالانکہ پیپرا رولز کہتا ہے کہ دا کانٹریکٹ شیل بی ایوارڈڈ، اور نیگوشیٹ نہیں ہوگی۔ میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تو وائلیشن تھی، ہم نے اس کو یہ کہا کہ والنٹری ڈسکاؤنٹ کا نام دے کر ہم نے اربوں روپے کی ڈسکاؤنٹس لیے لوس بڈر سے، اور یہاں پر سنگل بڈ کے اوپر دی جا رہی ہے ایک 309 ارب روپے کا منصوبہ۔ یہ بہت زیادتی، میں نے آپ سے گزارش کی تھی، چونکہ نماز کے 10 منٹ باقی ہیں تو میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ گزارش میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ آپ ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو اس معاملے کے اوپر پوری گہرائی میں جائے۔ قوم کا، اس پورے ہاؤس کا جاننے کا حق ہے، یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے، اور پھر ہم نے ایڈجمنٹ موشن بھی داخل کرا دی ہے اس حوالے سے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج اس کے اوپر رولنگ دیں، ایک ہاؤس کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ودن 1 ویک پورے معاملے کی جانچ پڑتال کر کے آپ کی خدمت پیش کرے اور ہاؤس کو جاننے کا موقع ملے۔ تھینک یو ویری مچ۔ عمر صاحب پلیز، کیونکہ نماز کا ٹائم ہے، بس 2-3 منٹ میں۔ جی پلیز عمر صاحب پلیز۔ جناب اسپیکر، میں چاہوں گا کہ یہ فیصل وافدہ صاحب ریلیونٹ منسٹر ہیں اور ٹریول کر رہے ہیں اس وقت، تو وہ آ جائیں گے اور کمپلیٹلی ہاؤس کو وہ ان کانفیڈنس بھی لیں گے، اور پہلے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اور آ کے پھر بھی دیں گے، اور جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی بتائیں گے۔ تھینک یو سر۔ The House is adjourned to meet again on Monday, the 21st January 2019, 5 p.m. قومی اسمبلی کا اجلاس سوموار تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سب سے کم بولی لگانے والے کو ٹھیکہ دیا جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ترکی خواتین کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ڈی ایچ گولف کلب میں ہاتھوں سے بنی اشیاء کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ رنگوں اور حسین ملبوسات کی نمائش کا احوال بتائیں گے خورشید رحمانی اپنی اس رپورٹ میں۔ ترکی گھریلو صنعت کو فروغ دینے کے لیے گولف کلب کے سبزہ زار میں نمائش کا انعقاد۔ جدید مشینوں کے بجائے سوئی دھاگے کے ذریعے ہاتھوں سے بنی گھریلو دستکاری کی اشیاء رکھی گئیں۔ ترکی لوگوں کے لیے چیریٹی ایونٹ ہے تو آئے ہم اس کے لیے تھے، لیکن جب یہاں آئے ہیں تو دیکھا کہ چیزیں بھی بہت خوبصورت، اتنی نفاست سے بنی ہوئی، ہاتھ سے بنی ہوئی ساری چیزیں، اتنی ایسی چیزیں تو اب ملتی بھی نہیں ہیں، نہ بازار میں نہ عام کام۔ اینڈ میں انکریج کروں گی، لوگ ہمیشہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، نہیں، میں کہتی ہوں ہم خود ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم باہر جائیں ہم اپنی لوکل چیزیں تحفے کے طور پہ لوگوں کو دیکھیں۔ نمائش میں ریلی، شال، تھر کے روایتی خواتین کے ملبوسات، اسلامک کیلی گرافی، کپڑے اور دھاگے سے بنے فن پارے، جبکہ ہاتھوں کے پنکھے خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کیمرہ مین عفران بشیر کے ساتھ خورشید رحمانی، نیو نیوز، کراچی۔ کچھ بات ہو جائے موسم کی، بارش